हेलो बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th और क्लास 7 दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में रिएक्शंस भी होती हैं, जिसकी हम एक अलग वीडियो में सारे रिएक्शंस देख लेंगे। अभी हम इस चैप्टर की सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड और बेस होते क्या है, इनकी डिफरेंस क्या है। तो एसिड ना क्या होता है, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये H+ आयन्स डिनोट करते हैं। 10th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, H+ आयन डिनोट करते हैं। ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि ये मेटल्स वगैरह जितनी भी चीज़ होती है उनको जला सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे सिट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरीके से बेस ना एसिड के बिल्कुल उल्टे होते हैं। ये खट्टे तो नहीं होते बट कड़वे होते हैं टेस्ट में, यानी बिटर इन टेस्ट। अगर एसिड H+ आयन दे रहा था तो बेस क्या देगा, OH- आयन देगा। ठीक है, ये फील स्लीपरी, यानी कि अगर आप इसको टच करोगे तो ये सोपी सा फील होगा। जैसे साबुन को फील करते हैं तो चिकनाहट वाली फीलिंग आती है, वैसे ही। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वो पानी में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। आपने पानी लिया और उसके अंदर अगर एसिड डाला तो ये पूरा कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और H+ आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट में देगा। आपको पता है एसिड H+ आयन डिनोट करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देगा। इसकी pH वैल्यू कम होती है। आप pH क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो एसिड्स होते हैं उनकी pH वैल्यू कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फॉर्मूला है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। और हमारा नाइट्रिक एसिड भी। जाहिर सी बात है एसिड हमारे कोरोसिव इन नेचर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात है तो ये बहुत ज़्यादा ही कोरोसिव इन नेचर होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये भी पानी में कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते थे तो बेस OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, वो भी लार्ज अमाउंट में, यानी लार्ज कंसनट्रेशन में। एसिड की pH वैल्यू लो थी, लेकिन बेस एसिड के उल्टे होते हैं तो इनकी pH वैल्यू हाई होगी। कुछ एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH और CaOH का होल ट्वाइस। ये भी हमारे कॉस्टिक इन नेचर होता है, यानी कि हमारी स्किन और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। तो ना ही एसिड हमारे लिए सही है क्योंकि वो भी कोरोसिव इन नेचर है, और ना ही स्ट्रॉन्ग बेस हमारे लिए सही है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट में हमारे लिए ठीक होता है, ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स ना हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं और हमें ये बताते हैं कि वो एसिड है या बेस। मान लो मेरे पास एक सामान है, मुझे नहीं पता ये एसिड है या बेस, तो मैं इंडिकेटर का यूज़ करके पता करूँगी कि ये मेरे पास जो सामान है ये एसिड है या बेस है। ठीक है, इंडिकेटर हमें कैसे बताएंगे, अपना कलर चेंज करके। इनका कलर एसिड में अलग होता है और बेस में अलग होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस। अब इंडिकेटर अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला इंडिकेटर है हमारा नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया या रेड कैबेज हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर जो नेचुरल सोर्स से नहीं लेते, वो हम खुद लैब में बनाते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोप्थिलीन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो ऐसे इंडिकेटर जिसको हम सूंघ के बताते हैं, उनकी स्मेल से, कि ये एसिड है या बेस। ठीक है, तो अब हम इनके बीच में भी डिफरेंस देख लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के बीच में डिफरेंस। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारा पहला है टर्मरिक। जो अगर टर्मरिक नेचुरली किस कलर का होता है, टर्मरिक नेचुरली येलो कलर का होता है।
तो अगर हमने टर्मरिक में एसिड डाला तो भी वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, येलो का येलो ही होगा। लेकिन अगर हमने टर्मरिक को बेस में डाल दिया तो उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे कि आपके कपड़े पे कभी हल्दी वगैरह गिर जाती है, मतलब आपके खाने में हल्दी है और वो खाना आपके कपड़े पे गिर गया, तो आप अगर उसको धोने जाओगे साबुन से तो वो रेड हो जाएगा। इसलिए वो रेड हो गया क्योंकि जो आपका साबुन है वो बेस है, और बेस में हल्दी अपना कलर चेंज करके रेड हो जाती है, इसलिए वो जो कप था रेड हो गया। उसी तरीके से लिटमस, ठीक है, लिटमस ना एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस है, अगर आपके पास कोई रेड कलर का लिटमस है, ठीक है, आपने इसके ऊपर एसिड डाला तो वो रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने रेड कलर के लिटमस पे बेस डाला तो वो एसिड से अपना कलर चेंज करके ब्लू हो जाएगा। अगर आपने बेस डाला तो रेड से ब्लू हो जाएगा, और एसिड डाला तो रेड से रेड ही रहेगा। और अगर आपके पास रेड कलर का नहीं, ब्लू कलर का लिटमस है, तो अगर आप ब्लू पर बेस डालोगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लू पर बेस की जगह एसिड डाल दोगे तो ये ब्लू कलर चेंज होके रेड कलर हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पास एसिड है या बेस। उसी तरीके से रेड कैबेज, ये एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का होता है। तो ठीक है। और अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल देखें तो फिनोप्थेलिन, ये ना इसकी नेचुरली कलरलेस होता है, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह, इसका कोई कलर नहीं होता। और अगर आपने एसिड डाला फिनोप्थेलिन में तब भी वो कलरलेस ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया तो उसका कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा। तो आपको याद रखना है फिनोप्थेलिन का कलर पिंक कहाँ होता है, फिनोप्थेलिन का कलर पिंक होता है बेस में, और एसिड में वो कलरलेस ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज, नेचुरली ये ऑरेंज कलर का है और ऑरेंज ही रहेगा अगर एसिड होगा तो, लेकिन अपना कलर येलो चेंज हो जाएगा अगर उसमें आप बेस डाल देंगे तो। मोस्टली जितने भी हमारे इंडिकेटर है वो अपना कलर बेस में ही चेंज करते हैं, है ना, ऐसा लग रहा होगा। तो वैसे मिथाइल ऑरेंज कलर का एसिड में रहेगा लेकिन येलो कलर का बेस में हो जाएगा। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी देख लेते हैं जिससे हम स्मेल से बता दें। तो जितने भी हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, चाहे अनियन हुआ, चाहे क्लोव हुआ, चाहे वनीला हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी स्मेल चेंज होगी ही नहीं अगर आपने उसको एसिड में डाला। मान लो अनियन, आपके पास अनियन है, ठीक है, अनियन की सब नेचुरल स्मेल सबको पता है कि अनियन नेचुरल कैसी स्मेल होती है अनियन की, ठीक है। आपने इस अनियन में एसिड डाला तब भी उसकी वही स्मेल होगी, स्मेल चेंज ही नहीं हुई। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा स्मेल चेंज नहीं हुई मतलब एसिड है। लेकिन अगर आपने इस अनियन को बेस में डाला तो इस जो अनियन की जो नेचुरल स्मेल थी वो गायब हो जाएगी और कोई स्मेल नहीं आएगी। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि स्मेल गायब हो गई, इसका मतलब ये है कि ये बेस है। तो अनियन हो या क्लोव हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर उसकी स्मेल गायब हो जा रही है, नेचुरल स्मेल गायब हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो बेस है। और स्मेल गायब नहीं हो रही, जो स्मेल थी वही स्मेल है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड है, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका एसिड है वो आपके बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्ट और वाटर आपका रिलीज़ होता है। सॉल्ट और वाटर आपका बेसिकली बनता है, ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं सॉल्ट और वाटर। तो इसी रिएक्शन का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि वाटर हमारा एक न्यूट्रल है वो बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हीट भी इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें से हीट भी निकल रही है। बस इतना याद रखना है आपको कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी एग्जांपल भी है। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया है आपको कि मैं सारी रिएक्शंस आपको एक साथ दे दूँगी ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, तो आप सारी रिएक्शन एक साथ देख लेना, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये सॉल्ट क्या है, ये सॉल्ट एक न्यू सब्सटेंस है
जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब बनता है। अब ये सॉल्ट हमारा एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होगा। सॉल्ट एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो कब कब एसिडिक होगा, कब कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा, वो देख लेते हैं। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, यानी एसिड और बेस दोनों एक जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब मेरा एसिड वीक है और मेरा बेस भी वीक है, यानी तब भी दोनों एक जैसे हैं, वीक, तब भी मेरा सॉल्ट न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, मेरा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग हुआ, एक वीक हुआ, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी नेचर का सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे? एसिड, तो एसिडिक नेचर का सॉल्ट बन गया। यहाँ पे एसिड वीक है, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी नेचर का सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक नेचर का सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ रियल लाइफ में काम है। हम न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं किसी भी चीज़ को? जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रल चीज़ें बना दे रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम आता है? आपको पता है आपके पेट में HCl नाम का एक एसिड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आपके पेट में एक HCl नाम का स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे खाने का डाइजेशन करता है। ठीक है, लेकिन जब वो एसिड एक्सिस अमाउंट में निकल जाए, पेट में एक्सिस अमाउंट में रिलीज़ हो जाए, तो हमारे पेट में ना बहुत दर्द होगा, है ना, जलन होगी। तो हम क्या करेंगे कि भाई उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम एक एंटा एसिड ले लेंगे, यानी एसिड को कम करना या ख़त्म करना। एसिड के उल्टे नेचर का यानी एंटा एसिड, एसिड के उल्टे नेचर का यानी कि बेस, है ना। तो हम कोई सा भी बेस ले लेंगे, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साइंटिफिक नेम है, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आप इनो वगैरह जो लेते हो ना, वो यही है। ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा एसिड इनडाइजेशन हो जाती है, एसिड रिलीज हो जाता है, तो आप लेते हो ना, तो ये वही है। अब हमारे दांत का खराब होना। अब आपका जो मुंह है ना, आपका जो माउथ है, उसका pH ना 5.5 होता है। ठीक है, लेकिन इसी pH पे हमारा माउथ रहता है। इससे कम pH पे और इससे ज़्यादा pH दोनों ही हमारे माउथ के लिए सही नहीं है, 5.5 ही सही है। लेकिन जब आपने कुछ खाया, लाइक एक्स्ट्रा चॉकलेट खा ली, या फिर आपने कुछ भी खाया है और आपके मुंह में वो खाना लगा रह गया, तो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, और वो हमारे बचे हुए जो टीथ में मेरा जो खाना, जैसे मेरा मान लो टीथ है, यहाँ पे मेरा खाना फंस गया, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो इस खाने को, तो बैक्टीरिया वगैरह होंगे और इस बचे हुए खाने को खाएंगे और एसिड रिलीज़ करेंगे। ठीक है, एसिड रिलीज़ करेंगे। तो अगर एसिड रिलीज़ करेंगे तो मेरे माउथ का pH और कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड में तो pH कम होता है ना, तो मेरे माउथ का pH और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिस वजह से मेरे दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, दांत में कीड़े लगना या ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरे दांत में कीड़े ना लगे, मेरा दांत ख़राब ना हो, तो मैं एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या लूँगी? उल्टा, उसका अपोजिट, बेस। ठीक है, तो हम ना अपने दांतों को टूथपेस्ट से 2 बार ब्रश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर में होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ जो झाग या फैन बनाती है, वो बेसिक इन नेचर में ही होती है। जैसे हमारा साबुन हो गया, या हमारा डिटर्जेंट हो गया, या हमारा टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए उनकी बॉडी में नेचुरली एसिड या बेस होता है, जैसे कि हमारी आंट, हमारी चींटी। ठीक है, इनके अंदर ना, इनकी डंक में होती है एसिड। ठीक है, और जैसे कि हमारी हनी बी, इनके डंक में भी क्या होती है? एसिड होती है। ठीक है, अगर हमारी आंट ने या हमारे हनी बी ने हमें काट लिया, तो वो जो एसिड था वो हमारी बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि इनकी डंक में था एसिड। इन्होंने हमें काट लिया, डंक चुबा दिया, तो हमारी बॉडी में भी एसिड चला जाएगा,
जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा और इरिटेशन होगी। तो हम क्या लेंगे, हम एसिड को ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कोई बेस लेंगे। तो हम कौन सा बेस लगा सकते हैं, उस जगह पे बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस वाले एनिमल्स के पास एसिड की स्ट्रिंग हो, कुछ बेसिक स्ट्रिंग भी होती है, जैसे हमारा ये वास्प जिसको हम ततैया बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो डंक होती है वो बेसिक नेचर में होती है, और अगर इसने हमें काट लिया तब भी दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब ततैया ने काटा है तब आप बेस लगा लो, तब तो और ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि ऑलरेडी बेस है। तो हम क्या लगाएंगे, कोई एसिड अपने ऊपर लगाएंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कोई माइल्ड एसिड जैसे विनेगर, या विनेगर को सिरका बोलते हैं, वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ एसिड्स के नाम हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड हमारे स्पिनच यानी पालक में, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो हमारा आंवला या हमारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है, सिट्रिक एसिड भी हमारे सिट्रस फ्रूट में होता है जैसे ऑरेंज और लेमन, टार्ट्रिक एसिड हमारे ग्रेप्स में होता है, हमारी टामरिन यानी इमली में होता है, और हमारे कच्चे आम भी हमें खट्टे लगते हैं ना, तो मतलब कि खट्टे हैं तो मतलब एसिड है, कौन सा एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है को, ठीक है। ये सारे एसिड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्लांट में, कुछ एसिड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे अंदर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, फॉर्मिक एसिड हमारी चींटी या जो हमारी हनी बी है उनके डंक में होता है, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन जाता है, ये आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, मसल्स में बन जाता है। और या फिर हमारे कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है। एसिडिक रेन क्या होती है, ये रेन ना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पोल्यूशन होने का मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है। ये जो गैसेस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, और ये एसिडिक इन नेचर में होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो जब बारिश होगी तो बारिश का पानी भी इन दोनों गैसेस के साथ मिक्स हो जाएगा, और बारिश का पानी भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं एसिडिक रेन। इसके में भी थोड़ी सी रिएक्शंस है, वो भी हम रिएक्शंस देख लेंगे एक साथ ही। तो इस एसिडिक रेन से क्या होता है, हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो रही है, जैसे कि हमारा ताजमहल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब रिलीज़ करती हैं, एयर पॉल्यूशन बेसिकली, ठीक है। ये हमारी क्रॉप और प्लांट को भी डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं, जैसे कि ये बारिश का पानी एसिडिक नेचर का हुआ, ठीक है, ये बारिश का पानी चला जाएगा अब नदी में, ठीक है, तो नदी का पानी भी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होंगे वो एसिडिक पानी में नहीं रह पाएंगे, तो उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स नहीं रह पाएंगे। और दूसरा हमारे जो फार्मर्स हैं वो इस नदी का पानी का यूज़ करके अपनी फील्ड वगैरह में अपनी डालेंगे, तो उनकी क्रॉप वगैरह भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि ऐसा ही कुछ हुआ है, हमारे फार्मर्स ने ना उस नदी का पानी जो अब एसिडिक हो चुका है, उस नदी के पानी को डाल दिया अपनी खेत में, ठीक है। तो उनकी जो फसल है वो तो ख़राब हो रही है, इवन उनकी मिट्टी जो होगी वो भी एसिडिक नेचर की हो जाएगी, है ना, क्योंकि हर सॉइल का खुद का पीएच होता है, वो सर्टेन पीएच पर ही काम करती है, ना ही वो ज़्यादा एसिडिक पे काम करेंगी और ना ही वो ज़्यादा बेसिक पे काम करेंगी। लेकिन अब जो था उसका पीएच बिगड़ गया, अब जो मिट्टी थी वो भी एसिडिक हो चुकी है, तो फिर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉइल को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो हम कुछ बेस डाल के न्यूट्रलाइज कर देंगे, जैसे क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम डाल सकते हैं, ठीक है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो इसका भी सॉल्यूशन है कि हम कोई ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डाल दें, वो ऑर्गेनिक मैटर एसिड को रिलीज़ करेगा
और वो उस बेसिक सॉल्ट को दोबारा से एसिडिक करके न्यूट्रल कर देगा। बाकी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।